बॉर्डर आपने क्रॉस करना है, बस पानी भी नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो उन्होंने तो हमको कहा था ना, तो आपको बाई रोड लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारी का एक सूरत हाल पैदा होने के बाद बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कुछ तो कानूनी तरीके से जा रहे हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। तो हम ना तो डेंगू लगाने को प्रमोट कर रहे हैं, ना इसकी कोई हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहरहाल इस चीज पे हम नजर डालने की कोशिश करेंगे कि डेंगू लगाना कितना मुश्किल है और इसमें क्या क्या मुश्किलात होता है। तो आज के प्रोग्राम में हमने एहसान उल्लाह भाई को दावत दी है। इनसे जानेंगे कि कैसे ये यहाँ से इराक पहुंचे और वहाँ पे इनके साथ क्या कुछ हुआ और कैसे ये फिर पाकिस्तान पहुंच गए। तो इन्हीं से जानते हैं। तो एहसान भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दी। अब ये बताइएगा कि ये डेंगू असल में क्या चीज होती है, उसकी क्या खासियत होती है। लोग अगर जानना चाहे कि डेंगू क्या है, तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। डंकी तो पहले तो ये बताते हैं, डंकी लगाना ही बुरी बात है, डंकी मत लगाएं। डंकी में बंदे बहुत जलील होते हैं, जो से जेंट होते हैं ना, वो कहते ये या बाई रोड लेके जाएंगे, तो आगे आराम से जाके डंकी लगा देते हैं। ये डेंगू असल में क्या चीज होती है, किस चीज को डेंगू बोलते हैं, क्या उसमें कुछ होता है? डंकी में यही होता है, पैदल चलना। बहुत ज्यादा हमने पैदल चले थे, तो पानी भी नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो आप कब गए थे यहाँ से ईरान? हम जो सी पीछे छोटी ईद गुजरी है ना, हाँ हाँ, उस दिन हम इधर से गए थे और बड़ी ईद हमने उधर जेल में गुजारी है। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आए? हाँ, उसके बाद फिर पाकिस्तान उन्होंने रवाना उधर से किया, बगदाद से कराची फिर आए हम। अच्छा अच्छा, तो उसमें कैसे आप पुलिस के हत्थे चढ़ गए, कैसे उन्होंने आपको पकड़ा और क्या सूरत हाल बने उसके बाद? वो ऐसे ही था ना, उन्होंने कहा था, डंकी हमने लगा ली थी तोड़ तक। तो इसके बाद हम आगे चले गए ना, डंकी के उधर गाड़ियां आई थी, उन्होंने हमको उठा के लेके जा रहे थे। बगदाद शहर के अंदर हम पहुंच गए थे। उसके साथ आगे एक ना चौकी बनी हुई थी, उधर ने उन्होंने हमको पकड़ लिया। फिर उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई की है। उसके बाद उन्होंने फिर जेल में ले गए। फिर सुबह हमको अदालत भी ले चुके गए, वो अदालत ले गए थे इसलिए। अच्छा, फिर यहाँ से आप कैसे ईरान पहुंच गए, कैसे रास्ते में आपने मुश्किलात देखी, क्या कुछ आपके साथ हुआ, कितने दिन आप भूखे रहे और कितने दिन आप प्यासे रहे? इधर से हम पहले गए थे ना लाहौर। लाहौर से फिर हमने टिकटें ली हैं कराची की, बैवो की। उधर फिर हम कराची गए हैं। कराची से फिर हमने मरार बारह की तरफ से रवाना हुए हैं। कराची से उधर हमने टिकटें आगे से ली थी, आगे मरान बॉर्डर के। उधर जाके हम शाम को पहुंचे थे। फिर सुबह हुई है, मरान बॉर्डर खुला है, तो उसके लिए फिर हमने ये जंट ऐसे कहते हैं जैसे पैसे हम देंगे सारे, वो पैसे देते कोई नहीं है। उधर जाके फिर हमने खुद अपनी जेब से 5,500 रुपया दिया उनको। तो उन्होंने फिर मोहर लगाई, इसलिए फिर हम आगे दाखिल हुए हैं मरान बॉर्डर के आगे ईरान में। नहीं, जिस तरह आपने कहा कि एजेंट वाले पैसे नहीं देते हैं, तो आप उन लोगों को पहले कितना पेमेंट करते हैं, किस तरह उनको पेमेंट किया जाता है, क्या तरीकाकार है? उन्होंने तो हमको कहा था ना, तो आप बाई रोड लेके जाएंगे, इसलिए हमने उनको दिया था 2,000 रुपया दिया था, उसके साथ पासपोर्ट हमने अपना दिया। तो बाकी हमने पैसे उधर पहुंच के हमने देने थे। कितने पैसे वो मांग रहे थे उसमें? 280 या 3 तक मांग रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो हमने कहा चलो दे देते हैं, वो दिए। तो उसके बाद हम गए आगे। जब हम ईरान कम शहर के सामने ज़ियारत की है ना, उसके बाद हमको वो सेब पे ले गए हैं। उधर कम से कम हम ठहरे हैं 5-6 दिन, उधर ठहरे हैं। इतना चिर एक और ग्रुप आ रहा था, वो भी हमारे साथ मिला। तो उसके बाद हम फिर आगे डंकी के हालात मुश्किलात हम गुजारे हैं उधर से। क्या क्या मुश्किलात रास्ते में या किसी रिहाइश का जो बंदोबस्त है वो किस तरह होता था, कैसे पानी का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त? पानी का तो उन्होंने दिया हुआ था, वो इतने फिर इन्होंने कहा था सिर्फ 2 घंटे हम पैदल चलाएंगे आप। तो इन्होंने कम से कम 3 रात हम पैदल चले हैं, तो तब जाके हम इराक पहुंचे हैं। उसके लिए दरमियान में बहुत हमने मुश्किलात से गुजरा, सामना किया हमने। तो उधर पानी भी नहीं मिला, वो हमने ना खरा हुआ था एक पानी यहाँ से,
اس کے بارش کے ہاں بارش کے جہاں کا پانی کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے ہم نے پھر پانی ایسے جالی کے اوپر ڈھک کے تو ہم نے پانی پیا تھا۔ تو اس کے بعد اور انہوں نے کوئی روٹی دی ہوئی تھی، وہ جب ہم نے نکالنے لگے ہیں تو اتنا کہ وہ روٹی ویسے ہی خراب ہو گئی تھی، پھر ہم نے کھائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم پھر پانی کے ساتھ ہی گزارا کرتے گئے ہیں آگے تک۔ اچھا، یہ ڈینگی لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ کیا گھر والوں کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، یا کسی آدمی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، یا کوئی ان کو سنہرے خوف دکھاتے، ان کو ایک بہتر مستقبل دکھا کے ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے؟ کیا صورتحال ہے اس کی؟ یہ خواب بھی دکھاتے ہیں، تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں جون سے بھی بندے عراق جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی مشورہ ہے، وہ جائیں ایران آپ نے جانا ہے نا، اس لیے وہ جانا ہے کیا زیارت میں آپ جائیں محرم میں یا سفر میں۔ اس کے بعد آپ جتنا بھی کوئی کہے اس کے لیے نا آپ مطمئن نہیں ہونا، وہ کہتے اس طرح ہی ہیں، وہ آگے جا کے پھر آپ کو ڈنکی لگا دیتے ہیں۔ ہم کو بھی انہوں نے بہت مطمئن ہم کو کیا ہے، اس لیے ہم آگے پھر ہم نے چاہا چلو چلتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ ہمیں بعد میں پتا چلا ہے سفر اور محرم میں ویزا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ محرم کے مہینے میں یا کسی اس سلسلے میں اگر جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت آسانی ہوتی ہے؟ اس وقت تو بارڈر کھلے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، آگے سیدھے چلے جاتے ہیں۔ پھر ادھر زیارت کار کے تو ادھر سے پھر جنٹ اپنے اپنے بندے اپنے اپنے کاموں پہ لے جاتے ہیں، اس لیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آسانی سے کام بھی ملتا ہے، آسانی سے آپ پاکستان سے ایران بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے گھر والے کیسے مان گئے کہ آپ کی عمر کم ہے اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ تو کیسے ان کا دل کہا کہ یار یہ چھوٹا بچہ اور یہ یہاں سے جائے گا، ان کی کیا صورتحال ہوگی آگے جا کے، کیا یہ زندہ آئیں گے، کیا کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ تو گھر والوں کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ ان گھر والوں کو تو جنٹ نے بتایا ہی نہیں ہوا تھا نا ہم ڈنکی لگانی ہے، انہوں نے یہی بات کی تھی ہم کو آپ کو لے کے جائیں گے بائی روڈ ہی توڑ تک لے گئے، صرف بارڈر آپ نے کراس کرنا ہے بس، اس کے بعد آپ کو بائی روڈ بسوں کے ذریعے آگے لے کے جائیں گے۔ تو جب ہم سیٹ پہ پہنچے ہیں اس ٹائم انہوں نے ہمیں سے موبائل بھی لے لیے تھے، انہوں نے کوئی رابطہ نہیں گھر سے کرنے دیا انہوں نے، تو اس کے بعد پھر ہم کو انہوں نے ڈنکی لگا دی ہے۔ ان گھر والوں کو بعد میں پتا چلا جب ہم ادھر جیل میں پکڑے گئے ہیں نا، پولیس والوں نے رابطہ کرایا، گھر اپنے اپنے کال کر کو رابطہ دے، گھر والوں کو بتا دے ہم پکڑے گئے ہیں، اس وقت ہمیں گھر والوں کو پتا چلا۔ کیا آپ جب یہاں سے گئے تھے تو وہاں جا کے آپ کو کوئی کام ملا تھا، یا فوری آپ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے؟ نہ ابھی تو کام پہ پہنچے نہیں تھے نا، ابھی رستے میں تھے، ابھی ایسے سمے جیسے ہم بغداد میں پہنچے ہیں تو آگے 1 یا 2 گھنٹے کا سفر رہ گیا تھا، جب میں نے کام پہ پہنچنا تھا اس کے پہلے میں چوکی پہ ہم 26 بندے پکڑے گئے تھے۔ اچھا، اس جگہ پہنچنے سے قبل آپ کو پکڑا گیا؟ ہاں جی بالکل۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں سے جو پاکستانی جا رہے ہیں ان کا سفر جب گاڑی کے اوپر ہوتا ہے یا گاڑی پہ وہ جب سوار ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اس گاڑی سے اگر کوئی خدا نخواستہ گر جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں اٹھاتے، کیا یہ بھی سچ ہے؟ جی بالکل خان بھائی، بالکل بات سچ ہے۔ جب ایران کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں نا، اس ٹائم جو گاڑی والے ہوتے ہیں نا ایجنٹ، وہ بارڈر سے اس طرح نکلتے ہیں، کوئی دیکھ رہے نہیں ہوتے پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہوا یا گر نہ جائے، وہ ایسے کم از کم 120 یا 30 تک اسپیڈ کو گاڑی بجا رہے ہوتے ہیں، اس لیے۔ اچھا، یہاں سے جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو پاکستانی حکام یا پولیس یا دیگر ادارے آپ کو نہیں پکڑتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کس طرف سے جا رہے ہیں اور یہ غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو ایران کا ویزا تھا، ایران تک تو ہمیں مشکلات سے نہیں سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم ایران کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس ٹائم اس کے آگے ہمارے پاس ویزا نہیں تھا، اس ٹائم اس کے آگے ہم نے ڈنکی لگانی تھی۔ اچھا، ایران سے پھر عراق جاتے ہیں؟ ہاں، ایران سے پھر عراق جائیں گے۔ اچھا، پہلے ایران جائیں گے پھر عراق؟ بالکل۔ تو وہاں تک تو آپ کے پاس ویزا تھا، وہ کوئی بھی پولیس والا ہم سے پوچھتا تھا ان کو ہم اپنا کاغذ دکھاتے تھے ہمارے پاس ویزا موجود ہے، 21 دن کا ویزا ہوتا ہے، وہ کہتے اس طرح ہی ہے، ویسے ہوتا 21 دن کا ہی ہے، 3 ماہ کا نہیں ہوتا، وہ کہتے ایجنٹ ایسے کہتا ہے جیسے 3 ماہ کا ہے، 3 ماہ کا ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ہوتا ہے صرف 21 دن کا ہوتا ہے۔ تو 21 دن کے اندر اندر جو بندہ ادھر رہ جائے تو رہ جائے، نہیں تو وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔
जिन्होंने आगे गुजरना होता है वो आगे फिर चले जाते हैं। जब आप यहाँ से जाते हैं तो क्या आप उनको नहीं पता कि यार यहाँ से लोग जा रहे हैं हम उनको पकड़ेंगे ये? नहीं, उसके लिए ये होता है ना, उनके उनके पास एक ना गाड़ी होती है बहुत जो सी, वो कोच कहते हैं जिसको हम पंजाबी में, उसमें हमको लेके जाते हैं। आगे कपड़े होते हैं, कोई किसी को पता ही नहीं होता है ये फैमिली जा रही है। वो दूर से ऐसे लग रहा होता है जैसे फैमिली घर वाले जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, इसलिए वो फिर रास्ते में पुलिस ने हमको रोकती। क्या फायदा है पाकिस्तान को छोड़कर अगर आप इराक पहुंचते हैं तो वहां पे क्या मिलेगा एक पाकिस्तानी को? पाकिस्तानी तो इधर बहुत बहुत सपने सोच के गए होते हैं घर वालों के, हम ऐसे हालात करेंगे तो इस तरह ऐसे करेंगे, इसलिए तो ये मैं खान भाई आपको बताऊं तो ये मेरा अपनी दिली ख्वाहिश थी मैं इराक जाने की, उधर जियारत करनी थी मैंने, इसलिए अभी मेरी जब जिधर तक मेरी जियारत मौजूद थी उधर तक मैं ईरान तक गया हूँ, जियारत की है मैंने। तो उसके आगे आगे अभी मेरी इराक तक जियारत नहीं अभी थी, इसलिए फिर अच्छा, वीजा नहीं? वीजा नहीं था। नहीं तो उधर जाके भी काम मैंने करना था। वो जो इराक वीजा होता है तो है नहीं, सिर्फ जियारत के ही होता है। जियारत के बाद जो सा भी उधर काम पे लगा होता है ना, ये जब छापा पड़ता है ना पुलिस का, उस टाइम कोई भी पकड़ी जाए तो वो फिर जेल में रहेगा, तो उसके बाद उसके पैसे भरेंगे तो फिर वो पाकिस्तान ही आएगा, उधर फिर रहना मुश्किल है। हाँ रहना मुश्किल है। वो ऐसे जैसे जेल के अंदर आपने रहना है, इसलिए ऐसे ही है। अच्छा, जब वहां पे काम भी मिल जाता है तो आपने छुप के काम करना है? हाँ बिल्कुल, खुलेआम आप काम नहीं कर नहीं। तो यहाँ से जब आप गए, वहां जाने के बाद आपको पुलिस वालों ने पकड़ा तो जेल के अंदर आपके साथ क्या हुआ? कैसे आप वापस आप जेल से निकले? कैसे आपकी जमानत हो गई? कैसे आप पाकिस्तान पहुंचे? जेल से जब हम पकड़िए थे ना, उस दिन हमको ले गए थे अदालत। उधर उन्होंने पूछा हमसे आप इधर काम करने आए हैं या जियारत करने आए हैं? हमने उनको बोला ये या हम जियारत करने आए हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर पहली पेशी थी हमारी, उसके बाद हमारी दूसरी पेशी जब हुई है ना, उस टाइम हमने फिर हम 26 दिन के बाद उन्होंने फिर हमको अदालत ले गए हैं और जज के सामने पेश किया, और जज साहब कह रहे थे आप अभी आपने किस तरह क्या इधर क्या करने आए थे? फिर हमने बोल दिया था अभी हम इधर काम करने आए हैं, पाकिस्तान काम नहीं था तो इसलिए हम सब इधर से यहाँ पे इधर काम करने आए हैं। तो फिर आपको जमानत मिल गई? हाँ, फिर उन्होंने जुर्माना माफ किया। हम हमारे साथ एक ना अरबी मैन था, वो उधर आगे एक दो साल उधर गुजार के तो छुट्टी आया हुआ था, अभी वो फिर हमारे साथ डंकी में जा रहा था। तो उसने फिर अरबी में उसको जज के सामने उन्होंने बात की है अरबी में, उन्होंने कहा है हम बहुत गरीब हैं तो हमें जुर्माना माफ करे। उन्होंने फिर जुर्माना जज साहब ने माफ कर दिया था। इसके बाद फिर कम से कम 10-15 दिन के बाद बड़ी ईद आने लगी थी ना, उन्होंने कहा चलो अपने अपने वतन पे जाके ईद अपने बच्चों में या अपने माँ प्यो में जा करें। तो इसलिए उन्होंने फिर फैसला कर दिया था इमरान बादल से इनको साहब को गुजार दे, उधर आगे फिर खुद ही ले जाएंगे। तो फिर पहले तो यही हमको यही बताया हुआ था इन्होंने, सिर्फ इमरान बादल से आपको छोड़ देंगे तो आगे फिर पुलिस वाले खुद ही आगे भेज देंगे। तो कम से कम 1-2 दिन हम जेल में रहे हैं। उसके बाद तो जेल वाले फिर पुलिस वाले कहता है आपको इमरान बादल से नहीं गुजारना, आपने वो मंगवाने हैं पैसे तो भाई एयर आपको भेजना है। हम बहुत परेशान हो गए थे, हमने कहा ईद हमारी अभी इधर ही है, उधर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसके बाद कम से कम 10-15 दिन बड़ी ईद उधर ही हमने गुजारी है जेल में। तो उसके बाद हमने कम से कम 10-15 दिन के बाद ना उन्होंने राब्ता कराया अपने घर वालों को कि उधर ना एक बंदा होता है हाशिम के नाम, वह पाकिस्तानी है। वो बंदा जो जो भी पाकिस्तानी बंदा पकड़ी जाता है ना उधर, वो उधर जाता है, उसकी पैसे उसको देते हैं पाकिस्तानी से, उधर जाते हैं अकाउंट में, वो फिर उधर टिकट कराता है तो वो इधर बंदे भेजता है, और कोई किराया टिकट तो वो कैंसिल करा देता है। अच्छा, आप जहाज के जरिए आ गए? हाँ बिल्कुल, जहाज के जरिए आए हम। तो आपका आखिरी मैसेज क्या होगा जो लोग यहाँ से डंकी लगा के जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? तो मैं यही कहूंगा डंकी ना लगाएं। डंकी में ये
डंकी लगाना ऐसे समझ लो जैसे काम वो दिखाते ख्वाब ही हैं आपको, वो डॉलर कमाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वैसे मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, कोई बंदा डंकी ना लगाए तो पैसे ज्यादा बढ़ के बाई एयर चले जाए। अच्छा, कानूनी तरीके से। हाँ, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी जाएंगे तो फिर पकड़े ही जाएंगे, तो फिर काम बहुत खराब होगा। हाँ, जिस तरह आपने भाई को सुने, इन्होंने अपना जो सारा दस्तान है वो सुना दिया कि इसके साथ क्या हुआ, कैसे ये ईरान पहुंच गया और कैसे वहाँ पे पुलिस की हिरासत में इसने जिंदगी गुजारी, उसके बाद कैसे ये पाकिस्तान आ गए। तो मैं भी एक मैसेज आपको दूंगा, वो यही होगा कि आप कभी भी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश ना करें। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इसमें आपके बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी पीछे परेशान हो जाएगी, इस तरह बहुत सारे सूरत हाल पैदा होता है। तो इस वीडियो का एक ही मकसद है, वो ये है कि हम जो यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं उनके लिए पहले ही गाइड कर सके, उनको पहले ही से हम बता सके कि आप डेंकी लगाकर हरगिज़ पाकिस्तान से ना जाए, गैर कानूनी तरीके से ना जाए। आपके साथ कोई ना कोई मसला पेश आ सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो इससे पहले आपने इस वीडियो को देखना है, उसके बाद फिर आप फैसला करें कि आपने डेंगी लगाना है या नहीं लगाना है। बहरहाल हमारी तो यही आपके लिए एडवाइस होगा कि आप गैर कानूनी तरीके से कहीं भी नहीं जाना है। आपने सिर्फ आप कानूनी तरीके से अगर आपको इजाज़त मिल जाता है तो आपने जाना है। बाकी पाकिस्तान में बहुत सारे काम पड़े हैं, बेशक यहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं है या रोज़गार के सूरत-हाल ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह यहाँ पे हालात बेहतर होते जाएँगे, तो यहाँ पे भी आप रहकर अपना काम कर सकेंगे। यहाँ पे भी बहुत कुछ है।